हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूजीसी नेट जेआरएफ का जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। और इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, उनका एनालिसिस कर लिया है। अब आगे हम लोग आज के वीडियो में 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि यूजीसी नेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, यही सच है कि कहानीकार कौन है। तो यही सच है कोई जो एक कहानी है, इसकी जो लेखक हैं उनका नाम पूछा गया है। ए कृष्णा सोबती, बी उषा प्रियमवदा, सी मन्नू भंडारी, डी मृदुला गर्ग। तो यही सच है कहानी की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कृष्णा सोबती की बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया जो है वो यूजीसी नेट में यूनिट 7 जो है उसमें कहानी सिलेबस में दी भी गई है, इसको पढ़ना भी है। और उषा प्रियमवदा की कहानियां हैं, जैसे फिर बसंत आया, जिंदगी और गुलाब के फूल। मन्नू भंडारी की और कहानियां हैं, जैसे कि मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। और मृदुला गर्ग की कहानियां हैं डोफोडिल जल रहे हैं और टुकड़ा टुकड़ा आदमी। तो ये सब मृदुला गर्ग की कहानियां हैं। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है। तो मार्क्सवाद से संबंधित आलोचक कौन है। ए परशुराम चतुर्वेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो मार्क्सवादी आलोचक हैं एक तरीके से, कौन है, शिवदान सिंह चौहान। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। शिवदान सिंह चौहान जो हैं वो पहले मार्क्सवादी आलोचक के रूप में विख्यात हैं। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है। ए रामविलास शर्मा, बी नगेंद्र, सी शिवपूजन सहाय, डी हरिवंश राय बच्चन। तो ये जो कथन है वो अर्ध कथा जो नगेंद्र की है उससे लिया गया है। तो नगेंद्र की आत्मकथा का नाम है अर्ध कथा और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1988 ईस्वी में हुआ था। और उसी का ये कथन है कि यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, इसीलिए उनका नाम भी क्या है, अर्ध कथा है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है। तो रोमा रोला के रूप में लिखी गई कृति कौन सी है पूछा है। बापू, बी बापू की झांकियाँ, सी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, डी अकाल पुरुष गांधी। तो इनमें से पूछा गया है रोमा रोला द्वारा रचित जीवनी कौन सी है। तो जो सी ऑप्शन है इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये रोमा रोला की कृति है। फिर जो बापू है ये घनश्याम दास बिरला की है। बापू की झांकियाँ काका कालेलकर ने लिखी है। और अकाल पुरुष गांधी जो है ये जैनेन्द्र की है। फिर रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया। ए अभिनव गुप्त, बी श्रीशंकुक, सी भट्टलोलक, डी भट्टनायक। तो जो तद्रुपतानुसंधान है ये शब्द जो है इसका प्रयोग किया था भट्टलोलक ने। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है। ए वस्तु ध्वनि, बी अलंकार ध्वनि, सी रस ध्वनि, डी गुणौचित्य।
तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि जो है सी ऑप्शन, रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5 या फिर 10? तो भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। और इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, यही पूछ सकते हैं, तो गुणों की संख्या भी 10 मानी है। इन्होंने परिभाषा दी थी, जो गुणों के विपरीत होते हैं वो दोष होते हैं, तो अगर 10 गुण हैं तो 10 दोष भी होंगे। तो भरत मुनि ने गुण और दोष दोनों की संख्या 10-10 ही मानी है। फिर कॉलरिज के काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? ए सहचर्यवादी सिद्धांत, बी जैववादी सिद्धांत, सी यांत्रिकतावादी सिद्धांत, डी आनंदवादी सिद्धांत। तो कॉलरिज के काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जो इसका बी ऑप्शन है वो सही होगा। जैववादी सिद्धांत जो है कॉलरिज का काव्य संबंधी जो धारणा है उसका सिद्धांत है। जो कॉलरिज हैं इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ में मिलके, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनके साथ मिलके 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स नाम की कविता संग्रह का लेखन किया था। और ये क्या है, इन्हीं से स्वच्छंदतावाद का उदय भी माना जाता है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ए काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, बी काव्य में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, सी भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ की मान्यता कौन सी नहीं है? तो वर्ड्सवर्थ ने देखिए कहा था कि जो मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये गलत है, इन्होंने ये नहीं कहा। तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, जो काव्य वगैरह है उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें आडंबर वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब कवि क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा श्रेष्ठ दिखाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी भाषा को क्लिष्ट कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? परपीड़न रति ग्रंथ, इलेक्ट्रा ग्रंथ, सी आत्मपीड़न रति ग्रंथ, डी एडिपस ग्रंथ। तो जो जुंग हैं उन्होंने कहा था, ये देखिए फ्राइड के शिष्य थे, तो इन्होंने जो कहा था कि पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की जो होती है माँ से प्रतिस्पर्धा करती है, और इसका नाम है इलेक्ट्रा ग्रंथ। इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार भी बताए हैं, जैसे कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा दहरी का नासूर। आमिर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? ए सन्यासी, बी कुआं, सी खंडहर, डी प्रेमी का हृदय। तो इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुआं होगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, बाली को सपूत कपि कुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी सेनापति, डी मतीराम। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सेनापति की हैं। बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को, ये पंक्ति जो है वो सेनापति की है। फिर देखिए केशवदास कौन है? ये रीतिवाद के प्रवर्तक हैं, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं सर्वमान्य है कि केशवदास को ही रीतिवाद है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
चिंतामणि जो हैं उनको रीतिवाद का प्रवर्तक माना है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, जीवन मुह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान्ह पियारे पी को। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो ये जो पंक्ति हैं इनमें रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि असूया भाव की जो है उत्पत्ति हो रही है, इसमें अभिव्यक्ति है। असूया क्या होता है? एक मन की वृत्ति होती है जिसमें दूसरे के दोष दिखाई देते हैं और गुण सुख आदि सहन नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा भाव जो होता है वो असूया होता है। और ये जो लाइन है ये भ्रमर गीत से ली गई हैं, जो तुलसीदास ने लिखा है भ्रमर गीत। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? ए वल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घनानंद जो हैं जब सुजान ने उनकी उपेक्षा कर दी थी और मतलब कि घनानंद फिर विरह में चले गए थे, तो सुजान से वियोग इनका जब हुआ तो ये जो हैं भक्त हो गए थे और निम्बार्क जो संप्रदाय था उसमें दीक्षित हो गए थे। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं। हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई हैं? गोविंदी, सोना, सीलिया या मालती? तो ये जो लाइन है ये मालती कहती है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी, और कहती किससे? प्रोफेसर मेहता जो होते हैं उनसे कहती है। फिर आगे देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्री प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने प्री प्रवास का जो है उल्लेख किया और उसमें विशेषताएं बताई। तो इनमें से कौन सी विशेषता प्री प्रवास की नहीं है, ये पूछा गया है। ए, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। बी, इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। सी, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या विशेषता बताई, मतलब कौन सी विशेषता नहीं बताई यहाँ पे पूछा गया है। तो जो बी है ये कि या इसकी कथावस्तु जो है वो एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये नहीं कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। बाकी विशेषताएं बताई। अच्छा, प्री प्रवास क्या है? खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है? प्री प्रवास है। इसके रचनाकार हैं द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, और इसमें इसका जो प्रकाशन है वो 1914 ईस्वी में हुआ था, और इसमें कुल 17 सर्ग हैं, और इसमें राधा कृष्ण के जीवन का वर्णन है। और उसमें क्या है कि जो वार्णिक छंद है संस्कृत के छंदों को लिया गया है, जैसे कि मंदाक्रांता, द्रुत, विलंबित, इस तरीके के जो छंद हैं उनका प्रयोग प्री प्रवास में किया गया है। और प्री प्रवास में की विशेषता यह है कि यहाँ पे राधा और कृष्ण जो हैं इनको भगवान के ईश्वर के रूप में नहीं इनका चित्रण किया गया है, लोक सेवक जन नायक ऐसे रूप में चित्रण किया गया है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, सखी नीलन भस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबद्ध है? अपहृति, उत्प्रेक्षा, रूपक अतिशयोक्ति या फिर उपमा?
तो इसमें क्या है, हंस जो है वो रूपकातिशयोक्ति अलंकार है इसमें। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों में पंक्ति जो है उसका आशय क्या है पूछा गया है। ए, श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। बी, इड़ा और मनु की में धर्मिता बढ़ गई थी। सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। डी, आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो इसमें जो कहानी, जो ये काव्य पंक्तियाँ, इनका आशय है एक तरीके से कि जो देव और दानव हैं दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। तो देवता दानव ही एक दूसरे से हट करते रहते थे और एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। और कामायनी जो है 1935 में प्रकाशित हुआ था। कामायनी जो है 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार कौन है? छायावादी कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो हैं इसके रचनाकार। इसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग के नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, स्वप्न, संघर्ष, ऐसे। तो सारे इनके याद करने पड़ेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, फिर काम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, फिर दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग हैं कामायनी के। इनके नाम पूछे जाते हैं, क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये जो महादेवी वर्मा की उपयुक्त गीत है उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? एक, निहार, बी, नीररश्मि, सी, नीरजा, डी, सांध्य गीत। तो मैं नीर भरी दुख की बदली जो है ये सांध्य गीत से लिया गया है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन जो है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, डी, कामायनी में सारस्वत आश्रम का। तो बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, ये जो पंक्तियां हैं ये रश्मि रथी से ली गई हैं और ये क्या है? परशुराम का जो आश्रम था उसका वर्णन है। अच्छा, रश्मि रथी जो है ये किसका, जो ये खंड काव्य है एक तरीके का, और लिखा किसने है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है और इसका जो प्रकाशन है वो 1952 ईस्वी में हुआ था। और रश्मि रथी का जो नायक है वो कौन है? कर्ण है। महाभारत युगीन जो चित्र मतलब कहानी थी उसी से कर्ण पात्र को लेके ये खंड काव्य रचा गया है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जागुड़ी। तो ये जो है ये यूनिट 5 में लगी हुई कविता है और कौन सी है? देखिए, अकाल नाम आ गया इसमें। तो अकाल दर्शन जो कविता है उसी की ये पंक्तियां हैं और इसके रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे जो धूमिल हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अकाल दर्शन कविता है ये काव्य संग्रह इसका कौन सा है? तो संसद से सड़क तक, और इसका प्रकाशन हुआ था 1972 ईस्वी में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो ये पंक्तियां हैं ये धूमिल की हैं और अकाल दर्शन कविता का नाम है। और ये जो अकाल दर्शन कविता है ये कविता संग्रह इसका कौन सा है? संसद से सड़क तक, और 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर नागार्जुन की कविता कौन सी है? जैसे कि वे पत्थर जोड़ रहे हैं,
तुम सपने जोड़ रहे हो। ये हटा देते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? ए, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह। बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर रहना। वर्गीय पूर्वाग्रह। अतीत के गौरव गाथाएं। तो जो एक तरीके से ये जनरल नॉलेज मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जा सकता है ये आंसर। तो तमस उपन्यास जो है वो किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है। और जो उपन्यास यूनिट 6 है उसमें यूजीसी नेट में सिलेबस में ये है भी, इसको पढ़ना है। तो सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं होती है, तो पूर्वाग्रह जो है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह ये तो सहायक है। लेकिन विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पे वास करना ये तो मतलब मेल मिलाप एक तरीके से बढ़ाएगा कि सारी कम्युनिटी जो हैं मिलजुल के आपस में रह रही हैं, तो सांप्रदायिकता इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये जो बी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई? तो तीसरी कसम जो है वो रचना किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की है। और इसमें हीरामन और हीराबाई नायक नायिका हैं। और गाड़ीवान कौन है? हीरामन। तो ये कसम खाता है, 3 कसमें खाता है। कौन कौन सी कसम खाता है वही पूछा गया है कि कौन सी कसम इसने नहीं खाई थी। ए, कंपनी की औरत। बी, दुल्हन की डोली। सी, चोरी चमारी का सामान, चोरी बाजारी का सामान। डी, बास। तो इसने कसम खाई थी कि कंपनी की, आखिरी में मतलब लाइन यही थी कि कंपनी की औरत की कभी भी वो मतलब कि सवारी नहीं कराएगा। लेकिन जो कसम नहीं खाई होती कि दुल्हन की डोली जो है उसको ले जाने का काम, ये वाली कसम इसने नहीं खाई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? ए, दुलाई वाली। बी, आकाशदीप। सी, लाल पान की बेगम। डी, परिंदे। तो ये जो क्या स्त्री होना पाप है ये संवाद जो है आकाशदीप कहानी का है। और आकाशदीप कहानी लिखी किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका कहानी संग्रह भी आकाशदीप नाम से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था। तो ये जो है राजा निर्बंसिया का कथन है, क्योंकि बच्चन सिंह उसी का पात्र है। तो और इसके रचनाकार कौन है? कमलेश्वर हैं। और 1957 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की रचना है। सिक्का बदल गया ये कृष्णा सोबती की है। उसने कहा था जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं या ये जो गीत है ये किस रचना से है जयशंकर प्रसाद की? तो ये चंद्रगुप्त से ली गई है। चंद्रगुप्त नाटक जो है 1931 का है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेंगे। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण या विदुर? तो ये जो लाइन है ये संवाद किसने कहा था? विदुर ने कहा है।
फिर 58 नंबर, अच्छा, अंधा युग के जो रचनाकार हैं वो हैं मोहन राकेश। सॉरी, मोहन राकेश नहीं, धर्मवीर भारती जो हैं वो अंधा युग के जो नाटक के नाटककार जो हैं वो धर्मवीर भारती हैं। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। तो हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। ये जो कथन है ये है आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया, इसकी भूमिका में ये कथन है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने संस्कृति के 4 अध्याय तो धर्मवीर भारती का है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन देना। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका उद्देश्य क्या था? आर्य संस्कृति की जो शुद्धता के अहंकार पर चोट करना, ये इन्होंने माना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है और पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेयी पुष्पा। तो ये जो कथन है वो महादेवी वर्मा का है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और आज टंग स्लिप ज़्यादा हो रही है। एक बार गलती हो जाती है तो वो उसी पे दिमाग अटक जाता है और आगे फिर बोलने में और गलतियां होती रहती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।